नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक ए बी रायते आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी कुछ दिन पहले ही आपका नया शिक्षा वर्ष शुरू हुआ है। इस नए शिक्षा वर्ष में आपने 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। इस शिक्षा वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है आपका बदला हुआ पाठ्यक्रम। इस नए पुनर्रचित पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको वर्ष के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षा देनी है, उसकी तैयारी करनी है। इसीलिए इस पाठ्यक्रम के स्ट्रक्चर को, उसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी का यह नया पाठ्यक्रम जो है, या युवक भारती का ये जो नया पाठ्यक्रम है, इसका परिचय कराने वाला हूँ। छात्रों, पूरे साल भर हम जिस पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले हैं उसका पैटर्न पता होना बहुत आवश्यक होता है, ताकि हम उसको अच्छी तरह से पढ़ सके, उसका अध्ययन कर सके, उसको समझ सके। इस साल के इस पाठ्यक्रम में आप अब तक आपने जो अलग अलग विधाएं पढ़ी है, मतलब 11वीं कक्षा तक आपने जो हिंदी का अध्ययन किया है, उस अध्ययन में जिन विधाओं को आपने अब तक समझा है, उन विधाओं का समावेश इस पाठ्यक्रम में है। इस पाठ्यक्रम में है। इसके साथ साथ कुछ नए विधाओं का भी समावेश, या नई विधाओं को भी पहली बार इस पाठ्यक्रम में जगह मिली है, सम्मिलित किया गया है। हम सबको पता है कि पिछले साल के अंत में हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ था, और इसी वजह से इस साल का ये जो नया शिक्षा वर्ष है, इसकी शुरुआत सही समय पर नहीं हो पाई है। इसी वजह से आपके महाविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है, वो सीमित समय में शुरू न होने के कारण बहुत सारी मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारे राज्य के शिक्षा विभाग ने, हमारे राज्य सरकार ने आपके पाठ्यक्रम में से कुल 25% या 25% पाठ्यक्रम जो है वो इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय लिया है या फैसला किया है। इन सभी बातों को सामने रखकर हम इस वीडियो में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है, अंत में आपको पूरे साल भर जो पढ़ना है उसका परिचय हम कराने वाले हैं। साथ ही साथ जिस पाठ्यक्रम को आपके पाठ्यक्रम से, या जिन पाठों को आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसको समझ लेंगे। इस दिए गए पाठ्यक्रम को अगर हम विस्तार से देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर अलग अलग प्रकार की विधाओं का समावेश इस नए पाठ्यक्रम में किया गया है। आपकी भाषिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए, उसको परिपूर्ण करने के लिए, या हिंदी भाषा का विद्यार्थियों में विकास करने के लिए ये पाठ्यपुस्तक या ये नया पाठ्यक्रम बहुत ही उपयुक्त साबित होने वाला है। और इसलिए इस पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ना आवश्यक है। इस दिए गए पाठ्यक्रम को और उसमें दिए गए पाठों को, रचनाओं के हम पूरे साल भर अध्ययन करने वाले हैं। इन पाठों की आवश्यकता के अनुसार मैं आपके लिए
वीडियो बनाकर भेजने का काम करने वाला हूँ। इन वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम का हर एक पाठ जो आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। इन वीडियो के माध्यम से आप पूरे पाठ्यक्रम को सही तरह से समझने के लिए तैयार हो जाएंगे या अच्छी तरह से हिंदी का अध्ययन कर पाएंगे। अगर आप इन वीडियो को अच्छी तरह से समझते हैं, देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो मुझे आशा है कि निश्चित रूप से आने वाले बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद होगी। आपकी इच्छा के अनुरूप आपको अंक हिंदी विषय में मिलने में मदद होगी और अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये आशा करता हूँ। छात्रों, इस साल आपके लिए दिए गए पाठ्यक्रम में से कुल 6 गद्य पाठ सम्मिलित किए गए हैं। इन 6 गद्य पाठों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये अलग अलग प्रकार की विधाओं के गद्य पाठ हमारे सामने रखे गए हैं। पहले के पाठ्यक्रम में गद्य विभाग और पद्य विभाग अलग अलग दिया हुआ था। अब ये जो नया पाठ्यक्रम दिया है, उस पाठ्यक्रम में गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार की रचनाओं का एक साथ समावेश किया गया है, एक साथ उसको सम्मिलित किया गया है और इसीलिए हमें उसी तरह से उसका अध्ययन करना है। अब ये जो 6 गद्य पाठ दिए गए हैं, इन 6 गद्य पाठों में से 2 गद्य पाठों को नए फैसले के तहत आपके पाठ्यक्रम से परीक्षा के दृष्टि से हटाने का कार्य किया गया है। इसके साथ साथ 6 पद्य पाठ आपके पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। उसमें से भी 2 पद्य पाठों को आपके इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इसके साथ विशेष अध्ययन के लिए एक खंड काव्य या महाकाव्य भी हम कह सकते हैं, उसको सम्मिलित किया गया है। उसका भी विस्तृत अध्ययन हमें करना होगा। इस साल एक नया विभाग या नया अंग इस पाठ्यपुस्तक में जोड़ा गया है, जिसे व्यावहारिक हिंदी कहते हैं। इसके माध्यम से भी 5 पाठ हमारे सामने रखे हैं। इन 5 पाठों के माध्यम से, 5 रचनाओं के माध्यम से अलग अलग लेखन विधाओं का परिचय कराने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ व्याकरण का भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। लेखन विभाग में भी अलग अलग लेखन कौशल सम्मिलित किए गए हैं। उसका भी अच्छी तरह से अध्ययन करना, उसको सीखना, समझना, उसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आइए हम संक्षेप में दिए गए पाठ्यक्रम को समझ ले, उसकी जानकारी जो है वो लेने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए, पहला जो मुख्य विभाग दिया है, इसमें कुल मिलाकर 12 रचना या 12 पाठ सम्मिलित किए गए हैं। इन 12 पाठों में से 6 पाठ गद्य पाठ है और 6 पाठ पद्य पाठ है। मैंने पहले ही बताया है कि उसमें से 2 गद्य पाठ इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं और 2 पद्य पाठ इस वर्ष के लिए हटाए गए।
तो हमें देखना है कि इनमें से कौन से पाठ हमारे क्रम में इस साल रहेंगे और कौन से पाठों को इस वर्ष के लिए हटाया गया है, उसको हमें समझना आवश्यक है। इसमें से पहला जो पद्य पाठ दिया है उसका नाम है नवनिर्माण। त्रिलोचन जी की यह रचना है, बहुत ही सुंदर यह रचना है। चतुष्पदी विधा में इसका निर्माण किया गया है। ये चतुष्पदी क्या होती है, किस तरह से उसकी रचना होती है, जब हम ये पाठ विस्तार से पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। एक महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है, मतलब ये पाठ इस साल के हमारे पाठ्यक्रम में है। दूसरा जो पाठ है वह एक गद्य पाठ है, महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया निराला भाई नाम का यह गद्य पाठ है। यह एक संस्मरण विधा में लिखा गया पाठ है। नए निर्णय के अनुरूप यह जो पाठ है, यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम से निकाला गया है, मतलब यह पाठ इस साल के लिए आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, या इस पर आधारित जो प्रश्न है यह प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं होंगे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि ये पाठ, मतलब ये रचना हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, वो या उससे जुड़कर कोई बातें हमारे पाठ्यक्रम में है वो हमें समझनी है। इससे जुड़ा हुआ व्याकरण जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में बना हुआ है, उसे हटाया नहीं गया है। उससे जुड़ी हुई शब्द संपदा भी पाठ्यक्रम से निकाली नहीं गई है, मतलब हमारे पढ़ने के लिए उसे हमें पढ़ना होगा। और इसके साथ साथ इस पाठ के आधार पर पूछा गया प्रश्न क्रमांक 6 यह भी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया हुआ है, मतलब व्याकरण, इससे जुड़ा हुआ शब्द संपदा और प्रश्न क्रमांक 6, ये तीन चीज़ें इस पाठ से जुड़ी हुई हमारे पाठ्यक्रम में कायम है। बाकी जो रचना है उस रचना को पूरी तरह से हमारे इस पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए निकाल दिया गया है। तीसरी जो रचना है, तीसरा जो पाठ है उसका नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। यह जो रचना है यह डॉक्टर जगदीश गुप्त की रचना है और यह एक पद्य रचना है, नई कविता के रूप में यह रचना हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित की गई है। लेकिन यह रचना भी आज या इस वर्ष के पाठ्यक्रम से या इस वर्ष के परीक्षा के लिए आपके पाठ्यक्रम से निकाली गई है, जिसको भी कैंसिल किया गया है, या यह पाठ भी आपके लिए इस वर्ष अध्ययन के लिए नहीं होगा। वही चीज़ जो दूसरे पाठ के लिए है वही चीज़ इसमें भी कॉमन है, कायम है। वह इससे जुड़ा हुआ व्याकरण, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्रमांक 6 और शब्द संपदा का जो अंश है उन चीज़ों को कायम रखा है। बाकी पूरा पाठ, यह पद्य पाठ हमारे इस साल के पाठ्यक्रम से हटाया गया है। पाठ नंबर 4 आदर्श बदला, जो सुदर्शन जी ने लिखा हुआ है। यह एक कहानी विधा का गद्य पाठ है, मतलब कहानी विधा में लिखा गया ये पाठ है। बहुत रोचक है, आकर्षक है, सुंदर है, मनोरंजन करने वाला है और यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में कायम है। पूरा पाठ और उसके साथ साथ जुड़े हुए सभी व्याकरण, सभी चीज़ें यह हमारे लिए इस वर्ष के पाठ्यक्रम में कायम है। ये कहानी विधा में लिखा गया पाठ है। इसके बाद पाठ नंबर 5, इसके 2 भाग है। गुरुबानी
और वृंद के दोहे। जो गुरुबानी है वो पदों के रूप में है। गुरु नानक जी द्वारा रचित पद जो है वो गुरुबानी में सम्मिलित किए गए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। इसके साथ साथ वृंद के जो दोहे हैं, दोहा रूप में, दोहा एक विधा है, उस दोहों के रूप में यह पद्य पाठ हमारे सामने रखा है। मतलब ये दोनों भी अंश, दोनों भी भाग इस साल के हमारे पाठ्यक्रम में कायम है। इसका अध्ययन हमें विस्तार से करना होगा और हम वो करेंगे। इसके बाद पाठ नंबर 6, पाप के 4 हथियार। यह एक निबंध विधा में लिखा हुआ पाठ है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा सृजित निर्मित यह पाठ है, यह निबंध है और यह पाठ भी हमारे इस वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यह भी एक सुंदर पाठ है, उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद पेड़ होने का अर्थ, यह नई कविता में या नई कविता इस विधा में लिखा हुआ पद्य पाठ है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा निर्मित यह पाठ है, उसका भी समावेश हमारे इस वर्ष के पाठ्यक्रम में किया गया है, जिसका भी हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सुनो किशोरी आशा रानी होरा द्वारा सृजित यह पत्र है, इसका भी समावेश हमारे पाठ्यक्रम में किया हुआ है। इसका भी अध्ययन हम इस साल करने वाले हैं, विस्तार से करने वाले हैं, वो भी हम समझ लेंगे। पाठ नंबर 9, चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी द्वारा निर्मित ये शेर हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। आपके बहुत मनपसंद और काफ़ी सुंदर होते हैं, मन को बहलाने का काम करते हैं और छोटी सी रचना होती है लेकिन बहुत अर्थपूर्ण होती है। तीखे शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है और अलग अलग कारणों से शेर बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। यह जो रचना थी वो पुराने समय में उर्दू भाषा में लिखी जाती थी और वही हिंदी, उर्दू से हिंदी में चली आई और बड़ी मात्रा में यह भी हिंदी में एक प्रसिद्ध विधा के रूप में देखा जाता है। तो इस पाठ का भी समावेश आपके पाठ्यक्रम में किया गया है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे, उसको भी समझ लेंगे। पाठ क्रमांक 10, ओजोन विघटन का संकट। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र द्वारा सृजित यह एक लेख है। ओजोन, ये जो वायु है, ये हमारे पृथ्वी के अस्तित्व के लिए, उस पर बसे हुए जीवों के अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उपयुक्त है, ये हम सब जानते हैं। और इसी चीज़ की ओर या उसका महत्व और बढ़ाने की ओर या हम लोगों को उस चीज़ के बारे में सजग करने के लिए ये पाठ शायद डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी द्वारा लिखा है। ये उनका एक लेख है और इसका भी अध्ययन हमें करना होगा क्योंकि ये पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में कायम है, उसका अध्ययन हमें करना है। उसके बाद पाठ नंबर 11, कोकजाया। यह एक अनुदित साहित्य है, मूल लेखक उसके श्याम दहीहरे हैं। यह मूल मैथिली, हिंदी की एक बोली है, उस मैथिली भाषा में लिखा गया है। उसका हिंदी अनुवादन बैद्यनाथ झा जी ने किया है। ये कोकजाया भी एक सुंदर अनुदित साहित्य या एक कहानी है और उसका अध्ययन भी हमें करना होता अगर ये पाठ हमारे पाठ्यपुस्तक में या इस साल के पाठ्यपुस्तक में कायम रखा होता, लेकिन हम उसको अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए ये जो पाठ है इस वर्ष के लिए निकाला गया है। इससे जुड़े हुए प्रश्न क्रमांक 6, शब्द संपदा और व्याकरण का भाग जो है वो कायम रहेगा। इसके अलावा इस साहित्य रचना को हमारे पाठ्यक्रम से हटाया गया है, उसको
उसको निकाला गया है या उसको कैंसिल किया गया है, यह हमें याद रखना है। मतलब पाठ क्रमांक 11 यह हमारे पाठ्यक्रम में इस वर्ष परीक्षा के लिए नहीं पूछा जाएगा। आगे पाठ क्रमांक 12 सुन रे सखिया और कजरी, ये 2 लोकगीत हैं। अब लोकगीत यह होते हैं कि इसके रचनाकार का कोई पता नहीं, लोगों द्वारा परंपरा द्वारा जो गीत चले आते हैं, जिसके सृजक का जिसके निर्माता का कोई पता नहीं है, लेकिन सदियों से चले आ रहे हैं, ऐसे जो गीत होते हैं उसे लोकगीत कहते हैं। तो ये दोनों जो लोकगीत हैं, इन दोनों लोकगीतों को यह काव्य प्रकार है और इन लोकगीतों को इस साल के पाठ्यक्रम से हटाया गया है। मतलब यह दोनों लोकगीत इस साल परीक्षा में साहित्य के रूप में नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए शब्द संपदा, व्याकरण और प्रश्न क्रमांक 6 यह पूछे जा सकते हैं। उसका प्रिपरेशन या उसकी तैयारी हमें करनी होगी। इसके अलावा पाठ जो है वो पूरी तरह से हमारे इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। यह मुख्य विभाग है। इसके साथ कुछ और चीज़ें हमारे लिए इस वर्ष अध्ययन के लिए दिए गए हैं। यह विशेष अध्ययन हेतु जिसका समावेश किया गया है वह है कनुप्रिया नामक काव्य, या उसके बारे में बहुत सारे मतभेद है। कोई काव्य कहता है, कोई महाकाव्य कहता है, कोई खंड काव्य कहता है। एक महत्वपूर्ण काव्य है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ या उनके द्वारा सृजित यह कनुप्रिया काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयुक्त है, सुंदर है। इस काव्य का हमें विस्तार से अध्ययन करना होगा, उसे समझना होगा। जब हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे तो सारी बातें उसके बारे में जो कुछ दी गई हैं उसको समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। संक्षेप में देखें तो कन्हैया मतलब कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, और प्रिया मतलब उनकी सबसे प्रिय सखी जिनको हम राधा के नाम से जानते हैं। तो उस कन्हैया और राधा की और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, और महाभारत जो है, जो महाकाव्य है, उस महाभारत की कहानी से जुड़ी हुई प्रसंगों को इस काव्य में लेखक ने, रचनाकार ने हमारे सामने रखने की कोशिश की है, कवि ने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर काव्य है और उसका अध्ययन भी हम विस्तार से करने वाले हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ व्यावहारिक हिंदी, देखिए अब तक हिंदी साहित्यिक दृष्टि से एक भाषा के रूप में हम पढ़ते थे। हमें पता है कि मनुष्य के अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम के रूप में भाषा को देखा जाए, चाहे वो कौन सी भी भाषा हो। अपने जीवन के निर्वहन करने में भाषा बहुत ही सहायक साबित होती है। अपने विचारों को, अपने जीवन शैली को, अपने व्यवहारों को आगे बढ़ाने के लिए भाषा का स्थान या भाषा का महत्व व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा है, और इसीलिए भाषा मनुष्य के लिए उपयुक्त साबित हो, उसके व्यवहार अच्छे से चले, और इन्हीं चीज़ों के साथ साथ भाषा में प्रवीणता हासिल करने के साथ साथ भाषा व्यवहार में भी आपके लिए लाभदायक हो, आपके व्यावहारिक जीवन में, मतलब सिर्फ पांडित्य के लिए नहीं तो आपके जीवन उद्धार के लिए, अपने व्यक्ति के परिवार को या उसके पेट को चलाने के लिए भी लाभदायक साबित हो। इसीलिए हमारे इस पाठ्यक्रम में एक नई पहल यहाँ पर देखी गई है व्यावहारिक हिंदी के रूप में। यह हिंदी भाषा सिर्फ साहित्य की भाषा न बने, साथ ही साथ वो व्यवहार की, रोजगार की भी भाषा बने, इस दृष्टि से यहाँ पर प्रयास किए हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुल 5 रचनाएं दी गई है।
इन 5 रचनाओं के आधार पर हमें व्यावहारिक हिंदी को या हिंदी भाषा के व्यावहारिक उपयोग को समझना है, या प्रचलित जीवन में हिंदी का प्रयोजन अच्छे से करने के लिए हम रोज़मर्रा के जीवन में अलग अलग जगहों पर हिंदी की प्रयोग करने की ज़रूरत जो उत्पन्न होती है उसको सही तरह से निभाने के लिए यह चीज़ें हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं और हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहली रचना दी है पल्लवन। यह एकांकी है। पल्लवन एक विधा है, लेखन की एक पद्धति है, यह हम देखते हैं। पल्लवन क्या होता है? तो सामान्यता कोई उद्धरण हो, सूक्ति हो या सुवचन हो, उसका विस्तारित रूप मतलब पल्लवन होता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, जीवन में उपयुक्त है, बहुत सारी जगहों पर उसकी ज़रूरत महसूस होती है और इसीलिए छात्रों के लेखन कौशल को विकसित करने के लिए इस विधा को व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है फीचर लेखन। देखिए, अलग अलग जगहों पर, चाहे न्यूज़पेपर हो, राइटिंग के जो अलग अलग माध्यम हैं, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, इन जगहों पर लोगों को अपने विचार हो या किसी विषय पर अपनी जानकारी जो है वो प्रस्तुत करनी होती है। तो फीचर लेखन के माध्यम से हम वह लेखन कर सकते हैं। यहाँ पर एक कहानी के रूप में फीचर लेखन, यह जो विधा है या ये जो पद्धति है, ये समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर बीना शर्मा ने यह रचना लिखी है, उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद रचना क्रमांक 16, मैं उद्घोषक। यह एक आत्मकथा के रूप में विधा आई है। आनंद सिंह द्वारा सृजित निर्मित यह रचना है। इस रचना के माध्यम से सूत्र संचलन का कौशल छात्रों में अच्छी तरह से विकसित हो, इसकी ओर ध्यान दिया गया है। इसका या सूत्र संचलन का विकास करने के लिए ही आनंद सिंह जी द्वारा ये पाठ हमारे सामने रखा है या लिखा गया है। उसके बाद पाठ नंबर 17, ब्लॉग लेखन। प्रवीण बरदापुरकर, एक आलेख रचना है। सामान्य रूप में आज के आधुनिक युग में, इंटरनेट के इस युग में हम देखते हैं कि ब्लॉग लेखन एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बना है। ब्लॉगों के माध्यम से लोग बड़ी मात्रा में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, अलग अलग विषयों की जानकारी पहुंचाते हैं और बहुत सारे लोग ब्लॉग के माध्यम से नई नई जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो ब्लॉग आज के इस युग में बहुत महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए छात्रों में ब्लॉग हिंदी के माध्यम से ब्लॉग लेखन का कौशल विकसित हो, इसी उद्देश्य से यह पाठ हमारे सामने रखा है। पाठ क्रमांक 18, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। यह एक शोधपरक लेख है। डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी द्वारा लिखा हुआ यह शोधपरक लेख है, आप उसे पढ़ सकते हैं। विज्ञान की रुचि बढ़ाने वाला यह पाठ है, लेकिन इस साल के पाठ्यक्रम से ये हटाया गया है परीक्षा के लिए। मतलब 14, 15, 16 और 17 ये 4 पाठ इस साल के पाठ्यक्रम में कंटिन्यू है, उसका समावेश या उसका सम्मिलन हुआ है। लेकिन पाठ नंबर 18, प्रकाश उत्पन्न होने वाले जो एक शोधपरक लेख है, उसका समावेश इस साल के पाठ्यक्रम में नहीं किया गया है या उसको इस साल के पाठ्यक्रम से या परीक्षा के लिए उसको हटाया गया है। फिर कॉमन जो कंडीशन थी पहले पाठों के लिए जो हटाए गए थे, वही
कंडीशन इस पाठ के लिए भी कायम है। इससे जुड़ा हुआ व्याकरण, इससे जुड़ी हुई शब्द संपदा और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्रमांक 6 यह कायम रहेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें इसमें से हटाई गई हैं। ये तो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ अंश था या रचनाएं थी, जिसे हम साहित्य कहते हैं या लिटरेचर कहते हैं। उसका अध्ययन हम यहाँ पर इन 18 पाठों के माध्यम से करने वाले हैं। उसमें से 5 निकाल दिए हैं, कुल मिलाकर 13 बचे हैं। उसका पूरी तरह से विस्तार से हमें अध्ययन करना है और हम पूरे साल भर उसका सही से या पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हर एक रचना को, उसके भाव को, उसके अर्थ को, उससे जुड़े हुए सभी चीज़ों की पूरी तरह से तैयारी, पूरी तरह से अध्ययन करने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। इसके अलावा 2 और विभाग जो यहाँ पर सामने हमारे अनुक्रमानिका में या इंडेक्स में दिखती नहीं है, वो 2 चीज़ों को भी हमें यहाँ पर देखना होगा। उसमें से एक है व्याकरण। व्याकरण भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भाषा का शास्त्रीय रूप अगर हमें समझना है तो उसका व्याकरण पढ़ना आवश्यक है, और इसीलिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा का सही अध्ययन करने के लिए या सही प्रयोग होने के लिए व्याकरण समझना आवश्यक है। यहाँ पर परीक्षा के लिए कम से कम 10 अंक और ज़्यादा भी, उसमें बहुत सारे आप जैसे परिच्छेद भी दिए जाते हैं, तो उसके आधार पर भी 2 अंकों के प्रश्न जैसे शब्द संपदा के रूप में आते हैं, तो वो भी व्याकरण का ही अंश होता है। तो 10 से ज़्यादा ही मार्क्स सामान्यतः व्याकरण के लिए आपको दिए जाएंगे। अब व्याकरण में कौन सी चीज़ों का या व्याकरण में कौन से भागों का समावेश किया गया है, किन किन अंशों का अध्ययन हमें करना होगा, ये हमें पहले समझना है। पिछले पाठ्यक्रम के तुलना में अगर इस पाठ्यक्रम के व्याकरण को देखें तो निश्चित तौर पर एक हिंदी का अध्यापक के रूप में अगर हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि पिछले पाठ्यक्रम में दिए गए व्याकरण की तुलना में इस पाठ्यक्रम में दिया गया व्याकरण अधिक है और उसकी तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसका स्तर भी बढ़ाया गया है। व्याकरण का एक हम कह सकते हैं कि उसके भाग भी बढ़ाए गए हैं, पाठ भी बढ़ाए गए, या उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो इन चीज़ों को हमें देखना है और व्याकरण का अध्ययन अच्छे से यहाँ पर करना होगा। व्याकरण में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले दिया गया है रस। हमें पता है कि कुल मिलाकर 9 रस माने जाते हैं हिंदी साहित्य शास्त्र में। हिंदी साहित्य में 9 रसों को माना जाता था शुरुआती दौर में। बाद में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, काल के अनुरूप और 2 रसों का समावेश हिंदी के रसों में किया गया है और कुल मिलाकर वह 11 रस बन गए। इन 11 रसों का अध्ययन 11वीं और 12वीं इन 2 वर्षों के पाठ्यक्रमों में इस नए पाठ्यक्रम के आधार पर सम्मिलित किए गए थे। इसमें से पिछले साल आप जब 11वीं कक्षा में थे तो 11वीं कक्षा में इस 11 में से 5 रसों का अध्ययन आपने किया था। करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस। यह 5 रस आपने पिछले वर्ष के पाठ्यक्रम में
समझे हैं, उसका अध्ययन किया है। इस साल के इस पाठ्यक्रम में आपको 6 रस अध्ययन के लिए दिए गए हैं। रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस। यह 6 रस आपके पाठ्यक्रम में इस साल अध्ययन के लिए दिए गए हैं। हम इनका भी विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद अलंकार का भी समावेश आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। हमें पता है कि अलंकारों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसमें से 11वीं कक्षा में आपने शब्द अलंकार का अध्ययन किया हुआ है। अब इस साल 12वीं कक्षा के लिए आपको अर्थालंकार दिए गए हैं। अर्थ अलंकारों में से 5 अलंकार आपके अध्ययन के लिए हैं, जिसमें रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। ये 5 अलंकार हैं। हम हर एक अलंकार का अध्ययन विस्तार से करने वाले हैं। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। यह जो पाठ है ये पिछले पाठ्यक्रम में भी था और इस पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सिंपल सेंटेंस, कंपोजिट सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यह 3 प्रकार के वाक्य जो है वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है काल परिवर्तन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण का अंश है। हम इसका भी कोई भी भाषा आप उसके काल, क्रिया के काल समझे बिना समझ नहीं सकते। क्रिया का काल समझना आवश्यक है और यहाँ पर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पाठ्यक्रम में काल परिवर्तन का ये जो अंश है वो सम्मिलित किया गया है। हम उसका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ पाठ्यपुस्तक में आए हुए पाठों में जो मुहावरे दिए गए हैं उन मुहावरों का भी अध्ययन है। इसके अलावा प्रत्यय, उपसर्ग है, वचन है, लिंग है, वाक्य शुद्धिकरण है, यह अंश है। इसके साथ साथ शब्द संपदा के लिए हम कह सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्द हैं, विलोम अर्थ वाले शब्द हैं, प्रत्ययुक्त शब्द हैं, शब्द समूह के लिए शब्द हैं, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो, युग्म शब्द आदि अलग अलग प्रकार के व्याकरण के भाग आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण का विस्तार से अध्ययन हम करेंगे तो सभी चीज़ों का हम अवलोकन करेंगे, सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया लेखन विभाग, यह भी एक महत्वपूर्ण अंश है और 24 से 25 अंक जो है वो इस विभाग के लिए आपके परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और इसीलिए इस विधा को या इस विभाग को भी अच्छे तरह से समझना आवश्यक है। इस विभाग में अलग अलग प्रकार के लेखन कौशल का विकास करना ही इस विभाग का उद्देश्य होता है। छात्रों में लेखन का जो स्किल है, कौशल है, वो विकसित हो, अलग अलग प्रकार के विधाओं में छात्र लिखने के लिए काबिल बने, इसी उद्देश्य को लेकर यह विभाग आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के विधाओं का अध्ययन आपको करना होगा, उसको समझना होगा, किस तरह से उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। सामान्यतः इसमें से कुछ
हम देखेंगे, या जो विभाग हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, जो कौशल सम्मिलित किए गए हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप में उसमें से निबंध लेखन है, पत्र लेखन है। निबंध के 5 प्रकार हैं। पत्र लेखन, जो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र है, वो आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद सूत्र संचलन है, फीचर लेखन है, पल्लवन है, ब्लॉग लेखन है, पारिभाषिक शब्दावली दी गई है, विज्ञापन है, अपठित गद्य खंड है। इस तरह की रचनाओं का या इस तरह के लेखन कौशल का विकास करने के लिए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो इन सभी प्रकार के लेखन कौशल का अध्ययन हम पाठ्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम का हमने अवलोकन कर लिया, उसका विश्लेषण कर लिया, उसको समझने की कोशिश की। निश्चित तौर पर इस पाठ्यक्रम को आगे चलकर हमें पूरे साल भर के लिए पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। जो हर एक अंश हम विस्तार से पढ़ेंगे, जो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा वो निश्चित तौर पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।